इतने शक्तिशाली लोगों को ब्राह्मणों ने पहले 3 वर्णों में बांटा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये बंटवारा इतना ही नहीं है, एक और बंटवारा है, वो है छूत और अछूत का। येस धम्मो सनातनो। तालियों के साथ में स्वागत करें, आभार प्रकट करें जो भी निधि जिन्होंने दी है, राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि जिन्होंने दी है और जो दे रहे हैं, हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये निधि एक एक पाई, एक एक पैसा जो है राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि है, हमारे आंदोलन पे ये खर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं निवेदन करूंगा, लीलाधर कुलदीप खीरोड़ झुंझुनू से है, इन्होंने मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब का स्केच बनाया हाथ से, वो स्केच भेंट करेंगे। लीलाधर कुलदीप खीरोड़ झुंझुनू, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने जो स्केच बनाया है, जोरदार तालियों के साथ में इनका भी स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा मूल निवासी नायक वामसिफ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का, कि आए और अपना हमें मार्गदर्शन करें। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। जो सहयोग करना चाहते हैं वो भी साहब के भाषण के बाद में आप निधि दे सकते हो मंच पे आकर के साहब को, तो वो रेडी रहे, तैयार रहे। साथियों, आज वामसिफ का एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का संयुक्त राजस्थान 24वां राज्य अधिवेशन देहात में रखा हुआ है। तो राजस्थान के लोगों ने आमतौर पे वामसिफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन या राज्य अधिवेशन होता है वो शहरों में ही होता है, मगर राजस्थान के लोगों ने इसे गांव में रखा, तो ये एक अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के साथियों को इस काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, इस अधिवेशन के लिए आप लोगों ने प्रयास करके, कोशिश करके महिलाओं को बहुत भारी संख्या में यहाँ उपस्थित कराया। आमतौर पे हमारे लोग इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, मगर महिलाओं को जगाकर जोड़ने के लिए कोशिश होनी चाहिए, योजनाबद्ध कोशिश होनी चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो इन बातों के बारे में कुछ बातें आप लोगों को, इससे संबंधित बातें आप लोगों को समझना जरूरी है। जब इस देश में यूरेशियन नस्ल के लोग भारत में आए, तो उन लोगों ने इस देश में समाज को बांटने के लिए
वर्ण व्यवस्था बनाई। तो वर्ण व्यवस्था में जो यूरेशियन नस्ल के लोग हैं, इसे समझने की कोशिश करो जैसा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यूरेशियन नस्ल के लोग जब यहाँ यूरेशिया से आए तो उन्होंने, जो विदेशी थे, भारतीय नहीं थे, उन लोगों ने समाज को बांटने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई, ऐसी वर्टिकल व्यवस्था बनाई। इस वर्टिकल व्यवस्था में उन्होंने अपने से नीचे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समाज रचना बनाई। एक खास बात आप लोगों को समझा रहा हूं। कुछ लोगों को ये बात छोटी लग सकती है, मगर इसके बारे में लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां होती है। अरे आप लोग नीचे बैठ के, नीचे खड़े होकर के करो, वो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हो, उनको देखने दो। तो क्योंकि आपके पास में डंडा है, उसको दिखाकर कर सकते हो। तो ये जो यूरेशियन नस्ल के लोग विदेशी भारत में आए तो उन्होंने समाज को बांटने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई। इस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने अपने को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने को ब्राह्मण घोषित किया और बाकी यहाँ के जो मूल निवासी थे, उन मूल निवासियों में से जो मूल निवासी प्रजा थी, यहाँ की मूल निवासी प्रजा थी, उस प्रजा से उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बनाया। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्षत्रिय वर्ण के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, वो भी इस देश में मूल निवासी थे। तो उसको विभाजित करने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए, मूल निवासियों को विभाजित करने के लिए पहले ब्राह्मणों ने, जो यूरेशियन नस्ल के लोग थे, उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 वर्ण बनाए। और फिर आज देखते हम लोग 6247 जाति के टुकड़ों में उन्होंने हमें बांटा। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां है भारत में, 1703 जातियां, इसका मतलब है 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। हमारे में से ही कुछ लोग जो है, जब हम ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। तो स्वाभाविक है, जो लोग जागृत नहीं है या जिनके पास जानकारी नहीं है, उनको बातें अजीब जरूर लगती होगी, क्योंकि ज्ञान उसको नहीं बोलते हैं जो पिछड़ा है, जो पीछे है। जो आपको आगे लेके जाता है वो ज्ञान है, जो आपको पीछे रखता है वो ज्ञान नहीं है। जो आपको आगे ले जाता है, अमेरिका का कितना पुराना इतिहास है, 200-300 साल से ज्यादा नहीं है। हमारे देश का इतिहास कितना लंबा है, 2-3 हजार साल का इतिहास। तो अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, होना नहीं चाहिए, हमको होना चाहिए। और हम लोग, अगर आप मौर्य काल का अध्ययन करो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोग मौर्य काल का अध्ययन करते होंगे। तो मौर्य काल के अध्ययन में आपको पता चलेगा कि दुनिया में मौर्य काल के दौरान आप लोगों को ये पता चलेगा कि दुनिया में
इतना बड़ा साम्राज्य जो है, जो अफगानिस्तान से भी आगे फैला हुआ था, वो तो हमारे लोगों का था, मूल निवासियों का था, नाग लोगों का था। तो हम लोग जो है इतने शक्तिशाली लोग थे। इतने शक्तिशाली लोगों को ब्राह्मणों ने पहले 3 वर्णों में बांटा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये बंटवारा इतना ही नहीं है, एक और बंटवारा है, वो है छूत और अछूत का। इतना ही नहीं है, छूत और अछूत का भी बंटवारा है। तो ये बात हम लोगों को जो जैसे जैसे जागृति और जैसे जैसे जानकारी और ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बातें आप लोगों के सामने आएगी। तो हम लोगों का इतना विशाल साम्राज्य खत्म इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण है, उसने हत्या की। ब्राह्मणों का इतिहास अहिंसा का इतिहास नहीं है, हिंसा का इतिहास। ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो अहिंसा का इतिहास नहीं है, हिंसा का इतिहास है। और हिंसा के द्वारा ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आजाद भारत में SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों में और SC ST OBC में फसाद करवाए। दोबारा आपको बताता हूं, ब्राह्मणों ने SC ST OBC में और मुसलमानों में फसाद करवाए। अगर मुसलमान और SC ST OBC आपस में लड़ेगा तो एक तरफ मुसलमानों का नुकसान होगा, दूसरा SC ST OBC का नुकसान होगा, क्योंकि यही लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर घसीटने का भी कार्यक्रम होता है। तो नुकसान तो इन लोगों का होता है। इनके बीच में जो फसाद होता है, इसके फसाद का फायदा किसको हुआ? इसके फसाद का फायदा ब्राह्मण को हुआ, नुकसान हमें हुआ मुसलमान को और SC ST OBC को। फायदा किसको हुआ? ब्राह्मण को। कैसे? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान में फसाद होता है, दंगल होती है, तो SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू होता है कि वो मुसलमान है, उससे हमारा झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम हिंदू है। SC ST OBC हिंदू नहीं है। अगर ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को अछूत बनाया, जो छूने लायक भी नहीं है, तो ब्राह्मणों का धर्म और आपका धर्म एक कैसे हो सकता? आप लोगों ने सोचा नहीं। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। मनुस्मृति पढ़ो तो शूद्रों को अधिकार नहीं है, अधिकार वंचित है। तो जो उनको अधिकार वंचित किया, उनका धर्म और ब्राह्मण का धर्म एक कैसे हो सकता? ये बात हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना जरूरी है। अब ये 3 वर्ण में जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, जिसके बारे में क्षत्रियों के अंदर आज सारे देश भर में मंथन चल रहा है,
जैसे उनके लोगों के द्वारा पता चला यहाँ सुनते वक्त कि कुछ क्षत्रिय लोग जो है हमारे मंच पर आने वाले लोगों के विरोध कर रहे हैं और कुछ जो है जिनको ज्ञान हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ, उनको जानकारी मिली, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर रहे हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ब्राह्मण से नीचे है। क्षत्रिय का क्या मतलब है? क्षत्रिय का एक मतलब है, तमाम मतलब होते होंगे मगर एक मतलब ये है कि क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के नीचे है। क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। ब्राह्मण का तो राजा नहीं है, राजा